हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा नाम है मीनू शर्मा। तो चलिए करते हैं क्लास 7th ज्योग्राफी आवर चेंजिंग अर्थ। अब आपको ये तो पता है कि हमारा जो अर्थ है वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है, ठीक है, हमेशा चेंज होता रहता है। तो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि जो हमारी अर्थ है वो कैसे बदल रही है, वोल्केनोस क्या है, अर्थक्वेक कैसे आता है या क्या होता है, ठीक है। तो ये सब आज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा हमारे साथ पढ़ के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, कहीं भी हेल्पफुल है, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आवर चेंजिंग अर्थ की मतलब हमारे जो अर्थ है वो हमेशा बदल रही है। कभी सोइल चेंज हो रही है, कभी रिवर्स में के कोर्स में कोई चेंज आ रहा है, फॉर्मेशन हो रही है, कहीं डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। तो बहुत कुछ हम दिन पर दिन देखते हैं और इससे हम महसूस कर सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो हर दिन चेंज हो रही है। सो द लिथोस्फीयर इज नोन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। क्या मतलब है इसका? लिथोस्फेयर्स हमने पढ़ा है कि लिथोस्फेयर क्या है? द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ है, मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सोइल। तो हमने प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था उसमें लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ा था। अब बारी आती है लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में। तो अब ध्यान से समझिएगा, समझने का ये इस चैप्टर में, और आप जानेंगे कि देखो अर्थ के नीचे भी कुछ कुछ चीजें हैं जो चेंज होती है और हमें महसूस भी नहीं होता। तो ये अगर हम इसको अपनी अर्थ मानते हैं और अर्थ को हम गोल ना समझ के अगर उसको फ्लैट पेपर पे देखें, तो हम देखेंगे कि जहां भी हम अमेरिका, अफ्रीका, जहां भी इन चीजों को देखते हैं ना, ये सब किसी एक प्लेट के ऊपर है। ये सब जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं इनके नीचे कुछ प्लेट्स हैं। उन प्लेट्स को हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। और ये कोई एक प्लेट नहीं है, बहुत सारी प्लेट्स हैं नीचे। देखो आप इस फोटो को देखो, फिगर को देखो, ठीक है। अब आपने यहाँ देख लिया ये सब मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द लिथोस्फेयर है, ठीक है, देखा आपने। अब यहाँ देखा ये लिथोस्फेयर है। अब भाई यहाँ लिथोस्फेयर के नीचे भी ना बहुत सारी प्लेट्स हैं बेटा, बहुत सारी प्लेट्स हैं। और ये प्लेट्स एक जगह स्टिल नहीं रहती, ये मूव होती रहती है। और ऐसा नहीं है कि ओशन के नीचे जो ओशियनिक लिथोस्फेयर जो क्रस्ट है उसके नीचे भी ये प्लेट्स होती हैं और ये प्लेट्स धीरे धीरे मूव होती हैं। इनकी कोई एक परमानेंट शेप नहीं है, पर्टिकुलर शेप नहीं है, ये अलग अलग शेप्स में यहाँ पे है। और ये धीरे धीरे मूव होती रहती हैं। और ये मूव होती है कितना कि जैसे साल में सिर्फ 1 मिलीलीटर के हिसाब से, कि साल में सिर्फ 1 मिलीलीटर ये थोड़ा सा खिसकी या थोड़ी सी चली, बहुत स्लो है ये। सो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा। वापस से फिगर पे आइए, देखो आपको पता है ये मेंटल है, ये हमारा क्रस्ट है, ठीक है, ये हमारा क्रस्ट पार्ट है। आपने देखा ना कि जो 3 फॉर्म्स हैं और उसके बाद यहाँ पे मेंटल स्टार्ट हो जाती है, ये मेंटल है। अब इस मेंटल के अंदर ही क्या है? मोल्टन मैग्मा है ना, मैग्मा है इसमें के अंदर। अब जो ये मैग्मा है ना, ये ही सबसे बड़ा रीजन है एक तरीके से। अब ये नीचे ही नीचे सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है भाई, सर्कुलर मोशन में ये नीचे ही नीचे घूमता रहता है, जिसकी वजह से 2 तरह के फोर्स जनरेट होते हैं। फोर्स मतलब 2 तरह का पावरफुल बल तरीके से फोर्स एक्टिवेट होते हैं। और ये 2 तरह के फोर्सेस होते हैं, एक होता है इंडोजेनिक और दूसरा होता है एक्सोजेनिक। अब ये इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक क्या है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखो इंडो का मतलब होता है इंडोजेनिक, जो चीज अंदर हो रही है। इंडो मतलब जो चीज अंदर हो रही है, मतलब उस फोर्स की वजह से, उसके घूमने की वजह से एक फोर्स जनरेट हो रहा है जो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ कर रहा है। दूसरा एक फोर्स धरती के बाहर लग रहा है, उसको हम कहते हैं एक्सोजेनिक। दोबारा से समझ लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है, इसको हम फ्लैटन समझते हैं अभी एक पेपर के हिसाब से। यहाँ पे बहुत सारी प्लेट्स हैं क्योंकि बीच में कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स के बीच में ये प्लेट्स हैं जो इरेगुलर शेप में है, ठीक है। अब नीचे मोल्टन मैग्मा है जो एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसके मूव होने से बच्चा 2 तरह के फोर्स आते हैं, एक होता है एंडोजेनिक फोर्स, दूसरा होता है एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक अंदर कुछ कर रहा है, ठीक है,
अंदर का बल है, और एक्सोजेनिक बाहर फोर्स लगा रहा है कि इससे कुछ बाहर कुछ दिक्कत होगी, तो ये क्या है, बाहर, आउटसाइड। ठीक है, तो देखो अब एंडोजेनिक है, अर्थ की मूवमेंट से, अर्थ में मूवमेंट हुई, दो तरह के फोर्स जनरेट हुए। ठीक है, एक हुआ एंडोजेनिक, दूसरा हुआ एक्सोजेनिक। ठीक है, अब इस एंडोजेनिक की वजह से हम अर्थ पे फील करते हैं अर्थक्वेक, जो सडन फोर्स होता है, वोल्केनोज और लैंडस्लाइड। ठीक है, तो जो सडन फोर्स होगा, अचानक से जो फोर्स आएगा, उसकी वजह से हम अर्थक्वेक को फील करेंगे, वोल्केनोज को फील करेंगे और लैंडस्लाइड्स होगा। और अगर एक डायस्ट्रोपिक फोर्स होगा, मतलब जो पटल पे, मतलब उसके ऊपर वाले फोर्स पे, सरफेस पे हम जो फील करेंगे, उससे होगा बिल्डिंग माउंटेन्स, कि उससे कोई उभार आ गया और माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, आपने देखा सडन फोर्स हुआ तो अर्थक्वेक आया, वोल्केनोज और लैंडस्लाइड हुए। और अगर कोई डायस्ट्रोपिक, मतलब कोई धरती की सरफेस पे कुछ हुआ, तो ऐसा बम्प आ गया जिससे कोई माउंटेन का बिल्ड हो गया। दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब भाई ये होते हैं बाहरी वजह से, इरोजन से और डिपोजिशन से। अब आपने देखा है यहाँ पहाड़ है, हमारी धरती पे बहुत सारे पहाड़ हैं, नदियां भी हैं। ठीक है, अब इन पहाड़ों से ये नदियां बहुत ही स्पीडली आती हैं, बहुत स्पीडली, और अपने साथ बहुत सारा सैंड, सेंडिमेंट्स, बहुत सारी चीजें लेके आती हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो सोइल की ये सरफेस है वो पानी की वजह से, हवा की वजह से चेंज होती गई। तो ये सब है एक्सोजेनिक फोर्सेस, जो किस वजह से होते हैं, रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर की वजह से। तो दो तरह के फोर्सेस हुए अर्थ मूवमेंट की वजह से, पहला एंडोजेनिक, दूसरा एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक की वजह से, जिससे अगर सडन फोर्स हुआ तो हमें महसूस हुआ अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड। और अगर कोई डायस्ट्रोपिक फोर्स आया, मतलब कोई एकदम से धरती में कोई ऐसे खंड सा हुआ, तो उससे क्या हुआ, माउंटेन्स का बिल्ड हो गया। फिर दूसरा हमारा फोर्स है एक्सोजेनिक, जो इरोजन से और डिपोजिशन की, नदियां आई, हवा बहुत तेज चल रही है, या सी वेव्स की वजह से जो ब्रिज बन रहे, बहुत सारे बीच बन रहे हैं, ग्लेशियर्स अपने साथ बहुत सारी सैंड, बहुत सारा चीज लेके आ रहे हैं, तो यह साइड में क्या हो गया, इरोजन और डिपोजिशन के, मतलब एक धरती की एक क्रस्ट के ऊपर, सॉइल की एक क्रस्ट के ऊपर एक और क्रस्ट आ गई, फिर एक और क्रस्ट आ गई, ऐसे इनको बोलते हैं इरोजन और डिपोजिशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान लेते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब ये क्या होती है, मैंने बताया अभी कि ये बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं, कुछ छोटी प्लेट्स भी होती हैं, कुछ कठोर होती है, कुछ रेगुलर इरेगुलर शेप्स में होती हैं, तो ये कुछ स्लैब्स होते हैं। आपने स्लैब देखी है ना, तो ये स्लैब के आकार के जैसे होती है हमारी लिथोस्फेरिक, पूरा जो क्रस्ट है उसके ऊपर। ओके, एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट। अभी बताया जो एंडोजेनिक फोर्सेस है, अगर सडन फोर्स होगा तो अर्थक्वेक आएगा। ठीक है, वोल्केनोज इरप्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, धरती की सरफेस पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। आपको पता है अर्थक्वेक, अगर छोटा सा अर्थक्वेक हो तो सिर्फ शेक करके रह जाता है, पर जहां अर्थक्वेक आता है ना बेटा, बेसिकली जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, देखो अब जैसे हम किसी भी एरिया को मान लेते कि चलो सूरत में क्या हुआ, अर्थक्वेक आया है, तो यहाँ कहीं स्टार्ट हुआ होगा वो अर्थक्वेक आना। क्यों, अंदर से कोई जो हमारी प्लेट है वो थोड़ी सी हिली होगी, कोई फोर्स लगा होगा, फोर्स कौन सा, एंडोजेनिक फोर्स लगा होगा, और यहाँ पे क्या आ गया, भूकंप आ गया। अब ये धरती के नीचे है, जो धरती के नीचे ये पोर्शन है, इसको हम बोलेंगे फोकस पॉइंट है। और अब ये हमारी पृथ्वी की सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे, मतलब ये सीधा ऊपर जाएगा, इसको हम बोलेंगे एपिसेंटर। मान लो इस वाली जगह पे सूरत है, ठीक है, सूरत एक जगह का नाम, यहाँ पे सूरत लोकेट है। ठीक है, यहाँ पे इसको बोलेंगे एपिसेंटर। अब जैसे जैसे ये वेव्स और ज्यादा मूव करेंगी, तो जितना ये दूर जाएंगी ना अपने सेंटर से, उतना ही बच्चा इनका जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। सबसे ज्यादा ये भयंकर विनाश करेंगी इस पॉइंट पे। ठीक है, और बार दूर जाती रहेंगी तो हमें सिर्फ हल्का हल्का शेक महसूस होगा। ध्यान आया, समझ में आया ही होगा कि भाई जैसे जब अर्थक्वेक आता है, जहां पे आ रहा होता है वहां तो भाई बिल्डिंग गिर गई, या कोई डैम टूट गया, कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया, पर जहां हमारे आसपास का एरिया हो जाता है तो वहां सिर्फ हमें, जैसे पंखा हिल रहा है भाई, हमारी चीजें हिल रही है, ये चीज हमें महसूस होती है। ठीक है,
अब हम वोल्केनो के बारे में पढ़ लेते हैं। आपको पता है प्रीवियसली हमने पढ़ा है कि वोल्केनोज क्या होते हैं कि भाई यहाँ क्रस्ट है, नीचे मेंटल है, मेंटल के अंदर ये मैग्मा चैम्बर्स होते हैं, ठीक है भाई, बहुत मोल्टन मैग्मा होता है, बिल्कुल जला हुआ। अब वो क्या है, धीरे धीरे क्रिएटर्स के हिसाब से इन क्रिएटर्स में कीप होती है और इनसे जो मोल्टन मैग्मा हमारी पृथ्वी के अंदर से बाहर आता है, और जो ये पार्ट है इसको हम क्रिएटर बोलते हैं। और ये एक वेंट है, वेंट मतलब ओपनिंग, एक पाइप है जिसकी वजह से लावा बाहर निकलता है, लावा भी निकलता है, गैसेस भी निकलते हैं और ऐश भी निकलती है। सो अ वोल्केनो इज अ वेंट थ्रो इन द अर्थ क्रस्ट थ्रो विच मोल्टन मटेरियल इरुप्ट सडनली, कि अचानक से एंडोजेनिक फोर्स की वजह से ये चीजें बाहर आना स्टार्ट हो जाती है। Similarly, when the lithospheric plates move and the surface of the earth vibrate, अब देखो, अब यहाँ पे ही मान लेते हैं कि यहाँ इसके यहाँ पे क्या है, लिथोस्फेरिक क्या है, प्लेट्स है, ठीक है, और ये मूव भी इस मोल्टन मैग्मा की वजह से ही हो रही है, ठीक है, शेप इनकी रिजिड है, इरेगुलर है। अब यहाँ पे जैसे ये मूव हुई तो धरती पे वाइब्रेशन होनी स्टार्ट हो गई भाई, वाइब्रेशन मतलब हलचल होनी, तरंगे उठनी स्टार्ट हो गई। अब जो ये वाइब्रेशन है इन्हीं को हम कह रहे हैं अर्थक्वेक, ठीक है, कि धरती के नीचे ये प्लेट्स हैं, मूव हुई, और मूव होने की वजह से अगर ये आपस में टकरा गई एक दूसरे से, कि ये आपस में एक दूसरे टकरा गई, यहाँ पे हुई वाइब्रेशन, और जो ये वाइब्रेशन यहाँ स्टार्ट हुई ये हो जाता है फोकस, इसको क्या बोलते हैं, फोकस। और ये बिल्कुल धरती के नीचे है अभी, और इसका एकदम से वेव्स कहाँ जाएंगे, सीधा ऊपर सरफेस पे, और इस सरफेस को हम कहेंगे एपिसेंटर। और ये फिर वेव्स ऐसे मूव करती जाएंगी, मूव करती जाएंगी, जहां इसका सेंटर होगा, जहां इसका एपिसेंटर होगा, वहां ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शंस करेंगी, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगी, ठीक है। और अब हम ये भी देखते हैं कि जो ये वेव्स है ना अर्थक्वेक की, ये भाई 3 तरह की होती है। अभी सिर्फ आप समझो पी वेव्स जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल चलती हैं, एस वेव्स जो ट्रांसफर कर जाती हैं सॉलिड लिक्विड में भी, एल वेव्स होती हैं जो सरफेस पे मूव करती हैं। तो ये 3 तरह की वेव्स हैं, इनके बारे में बिल्कुल ब्रीफली हम 8th क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप ये देखो कि अर्थक्वेक आता कैसे है, फोकस किसको बोल रहे हैं, एपिसेंटर क्या होता है, एपिसेंटर के पास सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर, जैसे जैसे सेंटर से दूर जाता चला जाएगा जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। अब हमने देख लिया अर्थक्वेक आता है। अब कभी बार आपने सुना होगा कि 2.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, 6.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। भाई अब की बार अर्थक्वेक की इनकी जो डेंसिटी थी या मैग्नीट्यूड था वो 9.0 था। तो हाँ, इसको नापने की एक मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ, ठीक है भाई। अर्थक्वेक को नापने की एक मशीन होती है, मेजर करने का एक तरीका है जिसको मशीन है जिसका नाम है सिस्मोग्राफ, ध्यान रखिएगा। और इसके ऊपर रिएक्टर स्केल होता है, एक स्केल होता है जिसका नाम है रिएक्टर स्केल। देखो ये ऐसे कुछ दिखती है, और इस पे एक स्केल बना होता है जिसपे 0 से लेकर 9 तक नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। 0.2 तक भी अगर अर्थक्वेक आता है तो सिर्फ हमें हल्के से शेक महसूस होता है, पर अगर वो 5.0 है अर्थक्वेक का जब मैग्नीट्यूड है तो चीजें गिरने लग जाएंगी, सब चीज हिलने लग जाएंगी। पर अगर 6.0 और 7.0 मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आता है तो भाई ये इतनी ज्यादा विनाशकारी डिस्ट्रक्शन कर देता है, ठीक है, बाढ़ तक भी आ जाते। कई बार जब शेक होता है ना सब कुछ, तो सब चीजें खराब हो जाती हैं। तो आपने देखा भूकंप को मापने का, अर्थक्वेक को मापने का एक मशीन है जिसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। रिएक्टर स्केल पर इसके मैग्नीट्यूड को मेजर किया जाता है कि 2.0 का है, 5.0 का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, और 6.0 और 7.0 तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन, हाई मैग्नीट्यूड के होते हैं तो बहुत ज्यादा अपने साथ डिस्ट्रक्शन लेकर आते हैं। अब देखो नेचर में कुछ भी हो सकता है सडन, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पर हम कुछ ऐसे स्टेप्स उठा सकते हैं जिससे हम इन चीजों से बच सके। जैसे अगर हमें पता चल जाए कि अर्थक्वेक आने वाला है, कि पहले से ही ब्रॉडकास्ट हो जाता है, तो हम सेफ स्पॉट पे जा सकते हैं, उन चीजों से दूर रह सकते हैं जिनसे हमें कुछ भी दिक्कत होने की जरूरत है, और हम अपने छोटे भाई बहनों को, अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों को, उनको अवेयर कर सकते हैं कि जब अर्थक्वेक आए तो घर से बाहर निकल लो या किसी ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे अर्थक्वेक से कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। तो ये सब हम चीजें अपना सकते हैं, और स्कूलों में तो मोब भी किया जाता है ताकि बच्चों को इस चीज की ट्रेनिंग दी जा सके, वो अपने आप को, अपने आसपास लोगों को बचा सके। अब है मेजर लैंड फॉर्म्स। अब धरती है,
ठीक है। जो सॉइल आज आप देख रहे हो ना, वो इससे पहले नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी लेयरिंग हो चुकी है। किसकी वजह से हो चुकी है? बारिश की वजह से, विंड की वजह से, या और भाई भूकंप आया, या किसी वजह से कोई बाढ़ आ गई, इसकी वजह से जो आज हम सोइल देख रहे हैं, वो आज जो है वो कल नहीं थी, और जो आज है वो कल नहीं होगी। तो इनका एक कंडीशन है, ये किस वजह से होता है? ये दो कंडीशन की वजह से होता है। एक होता है वेदरिंग, दूसरा होता है इरोजन। अब आप कहोगे मैम ये वेदरिंग क्या है, इरोजन क्या है? ध्यान से समझो। वेदरिंग क्या है? वेदरिंग है अगर कोई चट्टान है, कोई रॉक है, और वो हवा से, पानी की वजह से उसका ऊपर का पोर्शन, आपने देखो कि कुछ पहाड़ कभी ऐसे थे, ठीक है, आज उन पहाड़ों को इतने 15 16 17 सालों बाद हम देखेंगे, या हजारों साल बाद देखेंगे, तो वो थोड़े से ऐसे हो चुके हैं, कुछ टाइम बाद वो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है वेदरिंग। अब ये रोक है इसके ऊपर, वो हवा से, पानी से, तूफान से, बवंडर से, किसी वजह से ये चीजें टूट टूट के नीचे यहाँ तलहटी में जम रही है, ठीक है। और यहाँ भी लेयरिंग हो रही है, ये रॉक यहाँ पे एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, यहाँ भी ये पूरा दूसरी तरह की जो सोइल है वो बन गई है, ठीक है। इसको कहते हैं वेदरिंग। दूसरा बात है इरोजन। इरोजन क्या होता है? ये पहाड़ है, पहाड़ों पे है नदियां, पहाड़ों में से बहुत सारी नदियां आ रही हैं, वो जब आती हैं ऊपर से फुल स्पीड में आती हैं, तो अपने साथ ये सिल्ट भी लेके आती हैं, सैंड भी लेके आ रही हैं, और भी बहुत कुछ चीजें लेके आ रही है। तो जो ये लेके आ रही हैं पहाड़ों से नीचे तक आते जब तक तो ठीक है, क्योंकि पूरा फोर्स में आ रही है। जैसे ही प्लेन्स के एरियाज में आती है, यहाँ पे ये इन सब चीजों को डिपॉजिट कर देती है। तो देखो यहाँ पहले दूसरी मिट्टी थी, अब नदियां दूसरी मिट्टी लेके आ गई, उसके बाद दोबारा पूरे उफान से आएंगी तो दूसरी एक और लेयर आ जाएगी। तो अब आपने देखा कि बार बार क्या हो रहा है, जो इसकी एक सतह थी वो बह के वापस जा रही है, फिर उसके ऊपर दूसरी सतह आ रही है, फिर वो बह के वापस जा रही है, उसके ऊपर दूसरी सतह आ रही है। तो इसको बोलते हैं इरोजन, ठीक है। और किसकी वजह से हुआ बेटा? ये वाटर की वजह से, रिवर की वजह से, विंड की वजह से हुआ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इरोजन। कि अगर रॉक्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, वो टूट रही है, तो इसे उसको वेदरिंग कहेंगे। अगर नदियों की वजह से, पानी की वजह से, विंड की वजह से, अगर आइस की वजह से एक लेयर की जगह दूसरी लेयर आ रही है, उसको हम इरोजन बोलेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। दूसरी बात है ये वर्क ऑफ अ रिवर। अब नदियां भी तो कुछ ना कुछ कर रही हैं, तो नदियां भी एक जो हमारी सॉइल है उसके ऊपर दूसरी सॉइल ला रही है। अब आप ये देखो, अगर पूरे फोर्स से आ रहा पानी, ठीक है, यहाँ पत्थरों को काटता हुआ ही जा रहा है, अब ये अपने आसपास के जो मुलायम पत्थर है ना, क्यों? पानी से ये चीजें मुलायम हो जाएंगी, ये इनको भी, पानी में इतनी शक्ति हो जाती है कि इनको भी आसपास की जो जो चट्टान इसको काटता है, और सीधा फिर जब इस चट्टान पे पड़ेगा, इस पत्थर के ऊपर पड़ेगा, तो यहाँ भी तो इसको बिल्कुल ऐसा फ्लैट बना देंगे। आप देखोगे यहाँ के जो पत्थर होते हैं, जहाँ रेनफॉल, जहाँ वाटरफॉल्स होती है, वहां के जो पत्थर वो चीकने हो जाते हैं, उनकी चट्टाने बिल्कुल चीकनी से हो जाती है। क्यों? वो बार बार पानी की वजह से, उनके ऊपर जब पानी गिर रहा है बिल्कुल तेजी से, तो वो चीजें भी क्या हो रही हैं, एकदम से थोड़ी सी टूट जाती हैं, या बिल्कुल ऐसे सपाट हो जाती हैं। तो उसको हम, अब आपको पता है वाटरफॉल तो किसको कहते हैं, कि द रिवर, when the river trembles at steep angle over very hard rock or down a steep valley side is form a waterfall। तो ये waterfall है, आप इसका फोटो या चित्र बना सकते हैं कि ये हार्ड रॉक है ये, और सॉफ्ट रॉक हो चुकी है, बार बार जब पानी आ रहा है जा रहा है तो इसे ये कट रही हैं, और इसे क्या हो गई, ये जो पाउडर है, बाय द पावर ऑफ द वाटर, सॉरी पाउडर नहीं, पावर ऑफ द वाटर, पानी की जो शक्ति है उसकी वजह से ये वाला पोर्शन भी चिकना हो जाता है, धीरे धीरे जो खुदरापन होता है वो खत्म हो जाता है, ये भी टूट टूट के नीचे जो नदी है या जहां भी वो झरना जा रहा है वहां पे डिपॉजिट होते रहते हैं। यहाँ कुछ आपको वाटरफॉल्स के बारे में बताया गया कि देयर आर 1000 ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट वाटरफॉल है एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका, ठीक है। नाइग्रा फॉल्स आपने सुना होगा। दूसरी बात है विक्टोरिया फॉल्स। तो ये सारे बहुत सारे हमारे वाटरफॉल्स हैं। आप इंडिया के बारे में भी जानिए कि वो इंडिया में आपके पास कौन कौन से वाटरफॉल है, ठीक है। जैसे जोग वाटरफॉल हो गया, ठीक है। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, उनके बारे में प्लीज जानकारी हासिल कीजिएगा। अब बात है कि हमारी जो नदी है, ठीक है, वो नीचे आ रही है, पहाड़ों से नीचे आ रही है। अब जब वो पहाड़ों से आती है तो वो सीधी तो आती है नहीं कि ऐसे भाग के ऐसे नीचे आ गई, नहीं, वो अपने जो आ रही होती है तो वो ऐसे कुछ मोड़ बना के आती है। तो इन मोड़ को बोलते हैं मिनिएंडर्स। इन मोड़ को क्या बोलते हैं? मिनिएंडर्स।
और इन मोड़ों के अंदर ना ये जब मुड़ती है तो ये जितना भी सोइल या अच्छा जो भी डिपोजिट चीजें लेके आ रखी होती है पहाड़ों से अपने साथ, तो यहाँ डिपोजिट करती हुई चलती है, वो यहाँ पे डिपोजिट करती हुई चलती है इन मिनिएंडर्स के ऊपर। तो यहाँ का जो पोर्शन होता है बहुत फर्टाइल हो जाता है, ठीक है, यहाँ की जो मिट्टी है बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात, जब ये आ रही होती हैं तो कहते हैं कि नदियां अपना बहुत बार अपना फ्लो चेंज करती हैं। तो जब ये आ रही हैं तो कुछ नदी क्या होती है यहाँ से कट जाती है, कि जैसे ये बह रही थी, अभी ज्यादा पानी था तो इतना बहा, और जब पानी थोड़ा लिमिटेड हुआ तो ये थोड़ा सा उधर मूव हो गई और ये वाला पोर्शन यहीं कहीं गड्ढे में रह गया। तो ये कुछ लेक सा बना देती है जिनको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक्स, ठीक है। और ये थोड़े से ऊंचे जो इन नदियों से ऊपर थोड़े से जगह होती है उनको लेविस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो नदी है वो जैसे ही प्लेन्स में आती है तो ट्विस्ट और टर्न करती हुई आती है, और जब ये ट्विस्ट और टर्न करती है लार्ज बैंड बनाती है उनको मिनिएंडर्स बोलते हैं। अब ये मिनिएंडर्स इरोजन और डिपोजिशन की वजह से इन मिनिएंडर्स के पास लूप से बन जाते हैं, ठीक है। और ये जो एक छोटा सा लेक बनाते हैं उसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं, ठीक है। द रेज्ड बैंक्स आर कोल्ड लेविस, जो थोड़े से ऊंचे नदी के तट होते हैं उनको लेविस बोलते हैं। तो यही चीज होती है नदियों में भी। और फिर उसके बाद क्या होता है, अब पहाड़ से नदी आ चुकी है, ठीक है, वो अब प्लेन्स के एरिया में गई। अब प्लेन्स, अब ये तो है नहीं कि यहीं पे आके रुक जाएगी नदी। अब नदी क्या करती है, नदी को भाई समुद्र के अंदर जाना है। समुद्र के अंदर जाने से पहले वो बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो जो ये वाला फॉर्मेशन बनाती है ना नदियां, इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा। और ये जो डेल्टा होता है, यहाँ का जो एरिया बहुत फर्टिलाइज होता है। आपने जो सुना होगा कि जो गंगाधर ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा है, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे पेड़ उगते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही एक मेन नदी है, अपने समुद्र में जाने से पहले ये बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इस चीज को बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। अब आप कंफ्यूजन नहीं होगा कि डेल्टा क्या होता है, ये है डेल्टा, और फिर ये बाद में जाके समुद्र में समा गई, ठीक है। सो द कलेक्शन ऑफ द सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ फ्रॉम आर डेल्टा, फॉर्म्स आर डेल्टा, कि जितने भी सेडिमेंट्स वो लेके आती है वो यहाँ पे जमा कर देती है इनके आसपास, और फिर इसके बाद ये समुद्र में जाके गिर जाती है, ठीक है। अब जो काम यहाँ पे नदियां कर रही हैं ना, अगर आप समुद्र को भी ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, और जो समुद्र की वेव्स हैं बार बार इन चट्टानों से टकराती रहती है, टकराती रहती है, टकराती रहती है। तो टकरा टकरा के क्या करती है भाई, इन चट्टानों को भी खोखला बना देती है। तो अगर ये हल्के से टकरा रही है तो यहाँ पे सी केव बना दिया, ठीक है। और बार बार टकरा रही है तो यहाँ पे ये एक होलो सा बना देती है, कैविटी बना देती है बड़ी बड़ी बड़ी, जिसको हम क्या कहते हैं, सी आर्च। मतलब बार बार क्या हुआ, पहले तो यहाँ हल्की सी गुफा बनी, क्यों, हल्का पानी गया, टकरा रहा है, यहाँ से जो ये चट्टान है वो घिस घिस के नीचे जा रही है, तो ये केव बन गई, एक गुफा बन गई। पर बार बार यही चीज रिपीट हो रही है तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि उसमें एक कैविटी बन जाती है, एक थोड़ा सा गुफा जैसा एक आर्च बन जाती है, ठीक है। एंड फर्दर इरोजन ब्रेक द रूफ एंड ओनली वॉल आर लेफ्ट। और कुछ दिन बाद आप देखोगे, कुछ सालों बाद, कि कुछ टाइम बाद सिर्फ वॉल रह जाती है और सारा हिस्सा इरोजन की वजह से उस समुद्र में ही चला जाता है। The steep rocks coast rising almost vertically, sea water is called sea cliff। आपको sea cliff भी पता है कि जो समुद्र के अंदर ये जो रॉक्स बन जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, sea cliff। The sea waves deposit sediments along the shores forming beaches। अब आपने देखा कि ये समुद्र है, समुद्र के अंदर ये पहाड़ भी बहुत सारे होते हैं। अभी जो समुद्र है ये वेव्स आती हैं जाती हैं, तो अपने जो बीचेस देखे होंगे उनके ऊपर ये जो भी वेव्स लेके आती हैं वो यहाँ डिपोजिट कर देती है, ठीक है, उसको हम बीचेस कहते हैं। यही काम ग्लेशियर का है। सो ग्लेशियर आर रिवर्स ऑफ आइस। अब ग्लेशियर पता है ना कि कौन सी रिवर्स है, जो जिनमें बर्फ होती है, बर्फ जमी होती है। विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सोइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। ग्लेशियर्स carve out deep hollow. As the ice melted, they get filled up with water and became beautiful lakes in the mountains. The materials carried by the glacier such as rocks, big and small sand, silt get deposited and these deposits form glacier moraines। अब देखो, पानी है, जब पानी बहेगा ना, अब वो पानी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। अब सॉलिड कैसे, आइस के रूप में। जब ये जमा हुआ है तो ये अपने अंदर सब कुछ समेट के रखा हुआ है, ठीक है। पर जब ये पिघलता है तो अपने साथ ही, अब पानी
पिघलेगा तो एक लेक का फॉर्मेशन तो देगा ही ना। अब ये अपने साथ जिन चीजों को रखता है तो वहां ये साइडों में जितना भी अच्छा सैंड है, अच्छा सैंड हो या कैसी भी सैंड हो, सैंड हो, सिल्ट्स हो, ये अपने साथ जितनी भी चीजों को लेके आते हैं तो अपने साइडों में उसको इकट्ठा कर देता है। ठीक है, इसको ही हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर मोरॉन्स। के अगर ग्लेशियर कर रहे हैं तो उसको ग्लेशियर मोरॉन्स बोलते हैं। अब बात आ जाती है वर्क ऑफ विंड। अब इसको तो आपने देखा होगा, इनको सैंड डून्स बोलते हैं, डेजर्ट्स में आप इनको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हवाएं बहुत तेज चलती हैं भाई, बहुत गर्म होता है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं। हवाएं तेज चल रही हैं तो ये क्या करती है, ये रेत के तो पहाड़ होते ही हैं, अब नीचे से रेत को उठा के ले जाती है तो सिर्फ टॉप टॉप बचता है। ठीक है, और नीचे का जो पोर्शन है वो पतला सा बचता है, जिसके वजह से बन जाते हैं मशरूम रॉक्स। ये तेज हवाओं ने किया है मशरूम रॉक। देख रहे हो ना, ऊपर का पोर्शन तो है छतरी जैसा, नीचे से पूरी उस पहाड़ को या उस को उड़ा के लेके जा चुकी है। यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं कि इनकी वजह से जो बहुत बड़ी बड़ी जगहें बनती है ना, पहाड़ बनते हैं, उनको लॉयस बोलते हैं। चाइना का है, चाइना के लॉयस है। ठीक है, तो इनको सैंड डून्स कहते हैं कि जो जहां से भी ज्यादा वो होते हैं, रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं, जहां पे कम रेत होता है या ऐसे होलो बना होता है, ये यहाँ से रेत उठती है और इनमें डिपोजिट हो जाती है। फिर ये ऊंचे हो जाते हैं, फिर यहाँ से तेज हवाएं चलती है, इसको उठा के लेके जाती है, फिर कहीं और डालती है। तो ऐसे आप ये फॉर्मेशन देखोगे रेत का, इनको हम बोलते हैं सैंड डून्स। ठीक है, और जब ये बहुत बड़े एरियाज में डिपोजिट हो जाती है तो इनको लॉयस बोलते हैं। ठीक है, सो व्हेन सच सैंड इज डिपोजिटेड इन लार्ज एरियाज इज कॉल्ड द लॉयस। लार्ज डिपोजिट ऑफ लॉयस इज फाउंड इन चाइना। ठीक है, तो ये सब हमें चाइना में देखने को मिलेगा। आपको पता होना चाहिए मशरूम रॉक क्या होती है, कि इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ ए मशरूम कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। ठीक है, सैंड डून्स व्हेन इट स्टॉप blowing, the sand falls and get deposited in low hill like structures, they are called sand dunes. When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distance. When such sand is deposited in large areas, it is called loess. ठीक है, I hope आपको चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद इसकी क्वेश्चन करेंगे। अब मैं एक वीडियोस और लाऊंगी जिसमें आप सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर कर लोगे, एक लेसन का। आई होप आपको हमारे साथ पढ़ना अच्छा लगता होगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।